तो एक तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। क्यों? क्योंकि इस दिन से इंडिया में कैश के लेन देन से जुड़े नियम बहुत सख्त होने वाले हैं। सरकार का मकसद है ब्लैक मनी पर लगाम लगाना और टैक्स सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। लेकिन ये इतने जरूरी क्यों हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुर्माने की। सोचिए, अगर कैश से जुड़े इन नए नियमों को तोड़ने की जरा सी भी चूक हुई तो लेन देन की रकम पर पूरा 100% तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा का पूरा 100%। और अगर मामला इससे भी ज्यादा सीरियस हो गया, मतलब बिना हिसाब किताब वाला कैश मिला, तो टैक्स की दर 84% तक पहुंच सकती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इसीलिए इन नियमों को ठीक से समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो जैसा कि साफ है, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नियम इतने सख्त हो जाएंगे कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए इन उलझे हुए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि ये पता चल सके कि आखिर बदल क्या रहा है। तो हम बात करेंगे कि ये नए नियम और उनके जुर्माने क्या हैं, फिर देखेंगे कैश लेने की लिमिट्स क्या हैं, लोन और प्रॉपर्टी के लिए क्या रूल्स हैं, और हाँ, उस कैश के जाल के बारे में भी जानेंगे, और ये भी कि बैंक इन सब पर कैसे नजर रखते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसका नतीजा क्या होगा। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है लेकिन गंभीर भी। जैसे ही कोई नियम टूटता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आता है, और उस नोटिस का सीधा मतलब होता है या तो भारी भरकम पेनाल्टी या फिर टैक्स। अब आते हैं उन खास नियमों पर जिनका हम सबको ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन नियम से, यानी बड़ी रकम कैश में लेने पर क्या होगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, 2 लाख रुपए, ये है वो मैजिक नंबर। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से एक ही दिन में एक ही ट्रांजैक्शन के लिए या फिर किसी एक इवेंट के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकता। ये एक बिल्कुल सख्त लिमिट है। और अगर ये नियम टूटा तो जुर्माना सीधा सीधा 100% है। मतलब अगर किसी ने 2.5 लाख रुपए कैश में लिए तो पूरे 2.5 लाख का ही जुर्माना लग जाएगा। चलिए अब कुछ और रोजमर्रा के फाइनेंशियल लेन देन की बात करते हैं, जहां पर कैश की लिमिट और भी कम है। कितनी? सिर्फ 20,000 रुपए। ये 20,000 की लिमिट आप देखिए कई जगह लागू होती है। चाहे किसी से लोन लेना हो या किसी को देना हो, कोई डिपॉजिट करना हो या फिर किसी प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी यानी बयाना देना हो, इन सभी मामलों में 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लेन देन मना है। और हाँ, कुछ बातें और साफ कर लें, ये रूल सिर्फ कैश लेने वाले पर नहीं बल्कि देने वाले पर भी लागू होता है। जुर्माना यहां भी 100 का 100% है। और एक और जरूरी बात, अगर किसी को 20,000 से ज्यादा का कैश गिफ्ट भी मिलता है तो वो भी इसी नियम के दायरे में आ जाएगा। अब हम आ गए हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। इसे बिना हिसाब वाले कैश का जाल कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई इसमें फंस गया तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड कैश आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, इनकम टैक्स कानून के हिसाब से ये कोई भी ऐसा कैश है जिसका सोर्स नहीं बताया जा सकता। मतलब अगर पैसा कहां से आया इसका कोई पक्का सबूत नहीं है तो उसे अनएक्सप्लेन्ड कैश मान लिया जाएगा। और इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है वो यहां साफ दिख रहा है। ऐसे कैश पर पहले तो लगता है सीधा 60% का टैक्स। बात यहीं खत्म नहीं होती, फिर उस टैक्स के ऊपर 25% का सरचार्ज, और फिर इन दोनों को जोड़कर जो रकम बनेगी उस पर 4% का सेस। कुल मिलाकर ये बन जाता है लगभग 84%, यानी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा टैक्स में ही चला गया। लेकिन सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब पता कैसे चलेगा? यहीं पर बैंक्स पिक्चर में आते हैं। बैंक इस नए सिस्टम की एक बहुत अहम कड़ी है। बैंक ना एक रिपोर्ट भेजते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। इसका नाम है SFT, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस रिपोर्ट में सभी बड़े बड़े लेन देन की पूरी जानकारी होती है। सरकार इसी के जरिए फाइनेंशियल पैटर्न पर नजर रखती है ताकि टैक्स चोरी को पकड़ा जा सके। अब सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में SFT रिपोर्टिंग में थोड़ा सा फर्क है। सेविंग्स अकाउंट में अगर एक लिमिट से ज्यादा कैश जमा हुआ तो वो रिपोर्ट होगा, लेकिन करंट अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने और निकालने दोनों पर ही नजर रखी जाती है। और इतना ही नहीं, एक और चीज है, सेक्शन 194N। इसके तहत अगर बैंक अकाउंट से एक तय लिमिट से ज्यादा कैश निकाला जाता है तो बैंक उस पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटता है। ये भी कैश के इस्तेमाल को कंट्रोल में रखने का ही एक तरीका है।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अब फाइनेंशियल मामलों में सावधान रहना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन गया है। इन नियमों की पूरी जानकारी और सही प्लानिंग ही किसी को भी मुश्किल से बचा सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये सख्त नियम हमारी इकोनॉमी में पारदर्शिता लाने के लिए वाकई ज़रूरी है, या फिर ये आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।